तरह से बांग्लादेश में दीपू चंद्रा की हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में उबाल है। हर जगह जो है वो पुतले जलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से उस हिंदू की जो है वो हत्या की गई है, हिंदुस्तान में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रोहिंग्यों को जो है वो बसाया गया है। हीरानगर में भी हर साल सरकार जो उन पर खर्च करती है, अगर हिंदुओं को वहाँ पर जो है वो चुन चुन कर मारा जा रहा है तो क्यों नहीं यहाँ के जो रोहिंग्ये हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उनके लिए जो है वो सरकार ने क्या सोचा है? देखिए, यहाँ तक भारतीयों की प्रवृत्ति है, हमारे भारत की प्रवृत्ति है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैनी सब जो हैं इकट्ठे रहते हैं। इस देश में रहने वाला हिंदू सुरक्षित है, सभी धर्म जो हैं वो सुरक्षित है। वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि विदेशों में रहने वाले अगर कहीं हिंदू हैं या अल्पसंख्यक हैं तो वो भी सुरक्षित रहने चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। यही हमारी प्राथमिकता है। वो विपक्ष जब गाजा में कुछ होता है तो वो सड़कों के ऊपर आते हैं, मोमबत्तियाँ लेकर चलते हैं, मौन जुलूस निकालते हैं, लेकिन आज वो चुप है। सीधे तौर पर दर्शाता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज आप ये मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ तक प्रश्न रोहिंग्यास को लेकर है। मेरा भी मानना है, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी, एक भारतीय होने के नाते भी, कि वो कितने प्रदेश छोड़कर यहाँ पर बॉर्डर एरिया में अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ मंशा उनके मन में अवश्य होगी, कुछ ना कुछ मंशा के साथ कुछ लोगों ने उन्हें यहाँ अवश्य भेजा होगा। दे मस्ट बी डिपोर्टेड बैक टू देयर आउन कंट्रीज़, मेरा ऐसा मानना है। और मैंने इस बार राज्यसभा सदस्य होने के नाते भी क्वेश्चन पुट अप किया था, नहीं लगा। अगली बार फिर कोशिश करूंगा ताकि संख्या भी हमें पता चले और उनको डिपोर्टेशन जो है उनके देशों में वापस हो सके। सरकार उन पर करोड़ों का खर्च जो है वो हर साल कर रही है, उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा रही है, उनको एक जगह बंद करके रखा गया है। क्या लगता है कि सरकार को जिस तरह से वो खर्च कर रहे हैं, खर्च करने के बजाय उनको यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं चाहता हूं, और एक भारतीय होने के नाते मैं भी चाहता हूं, सब भारतीय चाहते हैं कि उनको अपने क्षेत्र में, जहां भी जिस क्षेत्र से वो यहाँ पर आए हैं, उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और यहाँ तक प्रश्न हमारे रहने वाले, यहाँ पर रहने वाले जो इस देश के भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, उन सब को एक जैसा रखना, ये भी भारत की सरकार का कर्तव्य है। इस दिशा में हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो आप लोगों ने दीपू दास की हत्या के बाद देख लिया। लोगों ने ये भी आक्रोश जताते हुए कहा है कि जिस तरह से अगर बांग्लादेश में उस हिंदू को मारा गया, अगर प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की जो वहाँ से प्रधानमंत्री भाग कर आए थे, उनको यहाँ पर जो है वो सुरक्षा प्रदान की थी, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो दी थी, लोगों का कहना है कि उनको भी जो है वो वापस भेज दिया जाए। अगर हमारे हिंदुओं के साथ वहाँ पर इस तरह का बर्ताव होगा तो हम भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर आकर रहें और प्रधानमंत्री उनको शेल्टर प्रोवाइड करें। देखिए, ये जब कोई कहीं आके शरण लेता है तो वो शरणागत है। हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। जो भी शरणागत होता है उसको बचाना भी, और ठीक है, उनको वापस भेजना भी पड़ेगा, क्योंकि समय आएगा। हम लोग भी चाहते हैं जब जितना कार्यकाल उनका रहा तब तक हिंदू भी जो थे वो सुरक्षित थे, लेकिन सरकार टूटने के बाद वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी हैं उन्हीं के कारण ये सब हुआ है। समय आएगा, उचित समय आएगा। केंद्र जो है उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। मेरा तो यहाँ यही मानना है कि आज 1947 की जो हिंदू की परसेंटेज थी, आज कितनी गिरावट जो है वो आई है। यहाँ तो उनको मार दिया गया है, यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया है, या कहीं वो दूसरे देशों में जाकर बसे हुए हैं। ऐसे समय में वहाँ की सरकार को, वहाँ के लोगों को भी चाहिए। आज विश्व भर में कई ऐसे देश हैं यहाँ पर हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं, उनमें भारत जो है वो सर्वप्रथम है। वैसा ही बांग्लादेश को भी जो है वो बनना चाहिए। और उसके पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। उपलक्ष्य पर हमारे बीच में
विषय मातृशक्ति। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए किसी के वाइस चेयरमैन रघुनाथ सारे इकट्ठे हुए और महामंत्री साढ़े गोपाल जी दुनिया इनका ना है कि देश और समाज आते पूरा ऐसा है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके जन्मदिन को हर बूथ स्तर के ऊपर मनाता है। एक त्यौहार के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं। उनकी जीवनी के ऊपर प्रकाश डालना, उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए उसके ऊपर प्रकाश डालना। और आज बूथ नंबर 10 के ऊपर एक कार्यकर्ता के नाते शिवानगर में, कठुआ में मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ मुझे वो अपने स्थानीय विधायक भातभूषण जी के साथ, गोपाल जी के साथ, हमारी जिला अध्यक्षा, इसके साथ साथ हमारे पूर्व डीडीसी, हमारे डीडीसी जो वाइस चेयरमैन हैं, और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस बूथ के ऊपर आकर कार्यकर्ताओं को संबोधन करने का मौका मिला है। उस महान शख्सियत को कुछ बड़े कार्य हैं जिनके कारण उनका जन्मदिन सुशासन के रूप में मनाया जाता है। उनका कार्यकाल सुशासन के रूप में पूरा देश देखता है। पोखरण 2 का विस्फोट, हम सब जानते हैं कि एक न्यूक्लियर शक्ति के रूप में उभरना वो अपने आप में भारत की तरफ से एक ऐसी पहल थी जिसके चलते देश जो था वो न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ अग्रसर हुआ। करगिल का वो युद्ध, हर बार का युद्ध हमारे सैनिक लड़ते थे, जीतते थे, लेकिन जब टेबल के ऊपर बैठने की बात आती थी तो हमारे नेता युद्ध जो था वो हार जाते थे। लेकिन करगिल का युद्ध एक ऐसा था जो सैनिकों ने पहाड़ियों के ऊपर जीता और हमारे नेताओं ने टेबल के ऊपर जो था वो युद्ध जीता। चतुर्भुज सड़कों का निर्माण, हम सब जानते हैं कि आज जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, चल रहा है, वो उन्हीं की देन थी। हर जगह पर पानी पहुँचे, हर जगह पर बिजली पहुँचे, उनका कार्यकाल जो है इसके लिए जो है वो जाना जाता है। उस महान विभूति को उनके जन्मदिन पर यही एक सच्ची भेंट है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि भारत हमारा आत्मनिर्भर बने, विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम हो, तो उनके बताए हुए मार्ग पर, उनकी सोच के साथ कि हमें समाज के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है, वही लेकर हम लोग जो है वो आगे चलें।